हाय दोस्तों, जय हिंद। बहुत ही शानदार टॉपिक के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं जो सेल ऑर्गेनेल्स में बहुत ही इम्पोर्टेंस रखता है, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया, इसके बारे में डिटेल हम लोग जानेंगे आज इस वीडियो के अंदर, जिसमें ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस किया जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया इज ए फाउंड इन all eukaryotic cell but absent in mature RBC of mammal except camel। देखिए, थोड़ा सा क्लियर समझिएगा। जितने भी यूकैरियोटिक सेल हैं सभी सेलों में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, बट क्या होता है, जो आरबीसी का मैमल्स का आरबीसी होता है, आरबीसी में नहीं पाया जाता है, कैमल को छोड़कर। कैमल जो ऊंट होता है उसके आरबीसी में होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया जितनी भी यूकैरियोटिक कोशिकाएं पाई जाती हैं सब में ये पाया जाता है। इट इज ए ग्रेनुलर स्ट्रक्चर, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर ये होता है, और हम लोग डिटेल में इसके बारे में बात करेंगे। तो अगर माइटोकॉन्ड्रिया में सबसे पहले अगर बात किया जाए तो कोलिकर साइंटिस्ट थे। उन्होंने 1850 में 1850 में फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व किया किसके, इंसेक्ट के मसल सेल में, इंसेक्ट जो होते हैं उनके मसल सेल में, और इसका नाम दिया था सार्कोसोम। क्या नाम दिया था? सार्कोसोम। तो पहली बार माइटोकॉन्ड्रिया का किसने खोज किया? कोलिकर ने किया। कितने में किया था? 1850 में किया। और इन्होंने किसमें किया था? इंसेक्ट मसल्स में, इंसेक्ट के मसल सेल में। उसके बाद में इन्होंने नाम दिया, क्या नाम दिया? सार्कोसोम नाम दिया था। क्या नाम दिया? सार्कोसोम नाम दिया था। उसके बाद अगर बात किया जाए तो इसके स्ट्रक्चर के बारे में अगर बात किया किसी ने तो डब्ल्यू फ्लेमिंग थे। इन्होंने 1882 में 1882 में कहा क्या कि थ्रेड लाइक होता है और फिलामेंटस हो सकता है, यानी चिपटा हो सकता है, और कैसे धागे जैसी संरचना इसकी होती है। स्ट्रक्चर के बारे में कहा इन्होंने कि थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, थ्रेड और फिलामेंटस स्ट्रक्चर होता है, फिलामेंट्स लाइक स्ट्रक्चर होता है। और इसे कहा इन्होंने क्या? फिला कहा। क्या कहा? फिला। और उसके बाद में एक वैज्ञानिक आए जिसका नाम था अल्टमान, और अल्टमान 1892 में, कितने में? 1892 में बायोब्लास्ट कहा इसे। क्या कहा? बायोब्लास्ट कहा। उसके बाद में नेक्स्ट जो प्रेजेंट टाइम में आज नेम माइटोकॉन्ड्रिया हम जानते हैं या माइटोकॉन्ड्रिया के नाम से जाना जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें तो इसका सीबेंडा ने इसका नाम दिया था 1898 में, यानी 1898 में जो प्रेजेंट नेम है माइटोकॉन्ड्रिया का वो किसने दिया था? सीबेंडा ने दिया था। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सीबेंडा ने दिया। और उसके बाद में अगर हम बात करें इसके अल्ट्रा स्ट्रक्चर की, कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, इसमें क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं, इन सारी चीज़ों को बताने वाले वैज्ञानिक का नाम था प्लाडे। कितने? 1954 में इन्होंने अल्ट्रा स्ट्रक्चर बताया माइटोकॉन्ड्रिया का। प्लाडे ने 1954 में, कितने में? 1954 में बताया। और एक वैज्ञानिक आए नास, नाम से पता चल रहा है क्या? नास एंड नास, है ना, ये सारा चीज़ नास करने वाले वैज्ञानिक हैं। जोक सपाट है। नास एंड नास 1963 में, 1963 में इन्होंने ये चीज़ बताया, मैट्रिक्स होता है उसमें डीएनए पाया जाता है। क्या पाया जाता है? डीएनए। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड एक ऐसा सेल ऑर्गेनल्स है, ये दोनों एक ऐसे सेल ऑर्गेनल्स हैं जिनमें इनका खुद का जेनेटिक मटेरियल यानी डीएनए पाया जाता है। तो इम्पॉर्टेंट ये चीज़ें हैं। और ये बताया किसने था? नास एंड नास ने, है ना। नास एंड नास ने बताया कि माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में डीएनए की संरचना पाई जाती है, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड की संरचना पाई जाती है। माइटोकॉन्ड्रिया की अगर हम बात करें तो इसको एक नाम से और जाना जाता है, मैं आपको बताना चाहूँगा, द पावर हाउस ऑफ द सेल। क्यों कहा जाता है ऐसे? क्योंकि ये ऑक्सीडेशन में मदद करता है। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या हुआ कि जब हम कोई भोजन लेते हैं तो जो ग्लूकोज होता है वो ग्लूकोज और प्लस सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन जो जाता है हमारे सेल में, तो सेल और फूड मटेरियल यानी मीन्स ग्लूकोज के साथ में ऑक्सीडेशन का प्रोसेस करवाता है, जिससे होता क्या है कि एनर्जी का फॉर्मेशन होता है। और ये वो एनर्जी का फॉर्मेशन एटीपी के रूप में होता है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया
क्या करता है, एनर्जी का प्रोडक्शन करवाने में मदद करता है, इसीलिए इसका नाम दिया गया द पावर हाउस ऑफ द सेल। क्या, पावर हाउस ऑफ द सेल। अगर इसकी हम बात करें तो ये एक्चुअली में स्पर्म होता है, यानी शुक्राणु जो होते हैं, शुक्राणु के मिडिल एरियाज में पाए जाते हैं। देखिए इसमें क्या होता है, हेड होता है, नेक होता है, नेक का रीजन होता है स्पर्म में, और उसके बाद में मिडिल फेज पाया जाता है और टेल होता है। तो जो मिडिल रीजन है, इस रीजन में माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित होता है, क्या करने के लिए, स्पर्म को एनर्जी देने के लिए, क्या, ऊर्जा देने के लिए, जिससे स्पर्म बहुत तेजी के साथ क्या करे, गति करे, है ना। तो ये चीजें होती हैं, माइटोकॉन्ड्रिया यानी एनर्जी प्रोडक्शन का काम करता है, इसीलिए इसका नाम दिया गया द पावर हाउस ऑफ द सेल। अगर हम इसके शेप की बात करें तो स्फेरिकल होता है, ओवल होता है, ग्रेनुलर होता है और थ्रेड लाइक होता है। गोलाकार हो सकता है, उसके बाद अंडाकार हो सकता है, ग्रेनुलर दाने जैसी संरचना हो सकती है और धागे जैसी संरचना हो सकती है। किसकी, माइटोकॉन्ड्रिया की, मतलब किसके फंक्शन के अकॉर्डिंग, जिस तरह का सेल का फंक्शन होता है उस तरह का इसका शेप निर्धारित होता है। नेक्स्ट अगर साइज की हम बात करें तो अकॉर्डिंग टू फिजियोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स ऑफ सेल्स या अकॉर्डिंग टू फंक्शन ऑफ द सेल्स, इसका जो साइज होता है वो डिपेंड होता है। जैसे अगर हम बात करें तो रेंजेज बिटवीन 0.5 माइक्रोन से और 1.0 माइक्रोन तक ब्रॉड होता है, ये चौड़ा हो सकता है। उसके बाद में 1.5 से और 10 माइक्रोन मीटर तक, ये माइक्रोन तक लॉन्ग हो सकता है। यानी रेंज इसका जो है साइज, वो साइज डिपेंड करता है कि सेल का फिजियोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स कैसा है, वो फंक्शन कैसा कर रहा है, उस पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें नंबर का, तो नंबर, माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर इस तरह होता है कि ये सेल में एक से लेकर, यानी ओनली 1 माइटोकॉन्ड्रिया से लेकर और 3 लाख माइटोकॉन्ड्रिया तक पाए जा सकते हैं। कितने, 3 लाख माइटोकॉन्ड्रिया तक पाए जा सकते हैं। जैसे मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर नंबर की बात किया जाए एल्गी में, किसमें, एल्गी में, तो ओनली 1 माइटोकॉन्ड्रिया, कुछ एल्गी होते हैं जिनमें पाया जाता है, ओनली 1 माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। नेक्स्ट, आर्चिन का जो यज्ञ होता है, आर्चिन के यज्ञ में इसकी संख्या जो होती है, नंबर जो होता है, वो 14,000 से लेकर और 15,000 तक पाया जा सकता है। कितने, 14,000 से लेकर और 15,000 तक पाया जा सकता है। अब अमीबा की बात किया जाए, अमीबा एक, आप सभी लोग जानते हैं क्या है, एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, और जिसमें सही से उसका स्ट्रक्चर्स भी नहीं होता है, अलग अलग स्ट्रक्चर्स में वो पाया जाता है, उसका शेप निर्धारित नहीं होता है, लेकिन बट यूकैरियोट्स ये होता जरूर है, क्योंकि इसमें न्यूक्लियस पाया जाता है। किसमें, अमीबा में। तो न्यूक्लियस पाए जाने की वजह से क्या होता है कि ये इसमें यूकैरियोट्स इसे कहा जाता है न्यूक्लियस की वजह से। और अगर बात करें हम माइटोकॉन्ड्रिया की, तो लगभग 50,000 यानी 50,000 माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। यानी एक क्या है, एक अमीबा में, यानी एक यूकैरियोटिक सेल है और माइक्रोस्कोपिक सेल है, और इसमें यानी सेल हम नहीं कह सकते, सेल भी कह सकते हैं और उसके बाद एनिमल भी कह सकते हैं इसे, है ना। तो ये यानी यूनिसेलुलर ये होता है, यानी उसमें क्या होता है, 50,000 माइटोकॉन्ड्रिया पाए जा सकते हैं, यानी पाए जाते हैं। और इसके बाद भी अगर हम बात करें एम्फीबियंस की, क्या, एम्फीबियन को आप जानते हैं, उभयचर, जो जल में भी रह सकते हैं और थल पे भी रह सकते हैं। यानी एम्फीबियन हम उन्हीं को कहते हैं, उभयचर, जो कहाँ, पानी में भी रह सकते हैं और हमारे ज़मीन पे भी रह सकते हैं, यानी थल पे भी रह सकते हैं। उनमें अगर बात किया जाए, माइटोकॉन्ड्रिया की बात किया जाए, उनके ऊसाइट में, किसमें, ऊसाइट मतलब अंडाणु में, किसमें, अंडाणु में। तो अंडाणु में बात किया जाए तो लगभग 3 लाख माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। कितने, 3 लाख माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। तो ये चीज़ें हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया इम्पोर्टेंस इसलिए है कि हमें, या जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, यूकैरियोट्स हैं, उनमें सब में ये पावर हाउस का काम करता है, एनर्जी का प्रोडक्शन करने का काम करता है। और आपको हमने बताया इसका खोज सर्वप्रथम कोलिकर ने किया, और किसमें किया था, इंसेक्ट के मसल सेल में किया था, डब्ल्यू फ्लेमिंग ने इन्होंने इसका स्ट्रक्चर्स बताया, एल्टमॉन ने बायोब्लास्ट नाम दिया, और सीवेंडा ने इसे माइटोकॉन्ड्रिया कहा, जो प्रेजेंट टाइम में नेम है, उसे क्या, किसने कहा था, सीवेंडा जी ने कहा था। नेक्स्ट अगर बात करें हम प्लाडे ने, तो इन्होंने क्या, इसके अल्ट्रा स्ट्रक्चर के बारे में बताया। और एक वैज्ञानिक जिसका मैं बात कर रहा था, नास एंड नास, इन्होंने क्या किया,
इसमें इसके मैट्रिक्स में पता किया कि इसके मैट्रिक्स में क्या होता है, इसका खुद का डीएनए होता है। और जो कैसा डीएनए होता है, सर्कुलर डीएनए होता है, जो मैं आधे टॉपिकों में और अपने अलग दूसरे लेक्चरों में इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे, डीएनए का टॉपिक जब आएगा तो ये चीज़ें होती हैं। नेक्स्ट हम लोग इसके स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा अध्ययन करते हैं, इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है। और जी, तो माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर के बारे में अगर बात करें तो ये कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। इसके अगर सेक्शन हम काटें तो देखते हैं कि इसमें 2 मेम्ब्रेन पाया जाता है। कितने? 2 मेम्ब्रेन पाए जाते हैं, आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन। अगर इसके थिकनेस की बात करें कि इतना थिक कितना होता है इसका जो मेम्ब्रेन होता है माइटोकॉन्ड्रिया का, तो जो आउटर मेम्ब्रेन होता है ये 60 से 70 एंगस्ट्रॉम थिक होता है, 60 से 70 एंगस्ट्रॉम थिक होता है। और वहीं हम इनर मेम्ब्रेन की बात करें तो ये 50 से 60 एंगस्ट्रॉम क्या होता है, थिक होता है। यानी जो इनका आउटर बाहरी वाल होता है माइटोकॉन्ड्रिया का वो 60 से 70 एंगस्ट्रॉम होता है, और जो इनर वाल होता है वो 50 से 60 एंगस्ट्रॉम होता है। और इन दोनों के बीच में अगर हम बात करें, दोनों के बीच की अगर बात करें तो स्पेस कितना पाया जाता है, जिसे हम प्री माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस बोलते हैं, ये होता है 60 टू 80 एंगस्ट्रॉम, यानी 60 से 80 एंगस्ट्रॉम ये स्पेस होता है। अब देखिए यहाँ थोड़ा सा अगर हम बात करें तो इस जो इनर मेम्ब्रेन है इनमें 2 तरह के मैट्रिक्स पाए जाते हैं। एक तो यहाँ मैट्रिक्स पाया जा रहा, इस रीजन पे मैट्रिक्स पाया जा रहा है ना, जो प्री माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस होता है, इसमें भी लिक्विड्स होते हैं, कुछ तरल पदार्थ होते हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं? हम मैट्रिक्स नहीं कहेंगे इन्हें हम कहते हैं साइटोसॉल। और इनर मेम्ब्रेन के इस साइड को बोला जाता है इसीलिए सी फेज। क्या बोला जाता है? सी फेज बोला जाता है। क्योंकि ये किस तरफ है? साइटोसॉल की फेज, साइटोसॉल फेज बोला जाता है, साइटोसॉल की तरफ होता है, इसलिए इसे साइटोसॉल फेज बोलते हैं। क्या बोलेंगे? साइटोसॉल फेज, है ना, साइटोसॉल फेज बोला जाता है। और वहीं इसके दूसरे साइड को, इस साइड को, माइटोकॉन्ड्रिया के इस साइड को बोला जाता है यम फेज। यम फेज का मतलब क्या हुआ कि मैट्रिक्स फेज। कौन सा फेज? मैट्रिक्स फेज। किसकी तरफ पाया जा रहा है? मैट्रिक्स की तरफ पाया जा रहा है, इसीलिए इसे बोला जाता है मैट्रिक्स फेज, यानी मैट्रिक्स की ओर पाया जा रहा है। ये साइटोसॉल, यानी जो इसमें प्री माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस होता है इसमें साइटोसॉल होते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें तो कुछ ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं, आरएनए होते हैं प्लस डीएनए होते हैं। मैं पहले भी बात कर चुका हूं कि डीएनए जो होता है इसका खुद का डीएनए होता है, और ये डीएनए सर्कुलर डीएनए होता है। कैसा डीएनए होता है? सर्कुलर डीएनए होता है। नेक्स्ट आप देख पा रहे होंगे इसमें माइटोकॉन्ड्रिया में जो क्रिस्टी है, यानी एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन आपको दिख रहा है, फिंगर जैसा प्रोजेक्शन दिखाई देता है, इसे हम कहते हैं क्रिस्टी। क्या कहते हैं? क्रिस्टी कहते हैं। और इस पे कुछ जो है इस तरह के स्ट्रक्चर्स लगे हुए हैं जिन्हें बोला जाता है F1 पार्टिकल्स बोलते हैं या ऑक्सीसोम्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? F1 पार्टिकल्स बोलते हैं या ऑक्सीसोम बोलते हैं। अब देखिए यहाँ जो माइटोकॉन्ड्रिया में जो ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया होती है वो कहाँ चलती है? मैट्रिक्स से होते हुए F1 पार्टिकल और क्रिस्टी के साथ चलता है। तो इस तरह से माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर्स होता है, जनरली पाया जाता है कि जिसमें आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, प्री माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस होता है, इसमें 2 मेम्ब्रेन्स होता है। अंदर वाला जो मेम्ब्रेन्स होता है उसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, जिसपे क्या F1 पार्टिकल या आप कह सकते हैं ऑक्सीसोम्स लगा होता है, जिसे हम क्रिस्टी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रिस्टी बोलते हैं। डीएनए इसमें माइटोकॉन्ड्रिया में एक ऐसा सेल ऑर्गेनल जिसमें खुद का पाया जाता है, और आरएनए होता है प्लस कुछ ग्रेन्यूल्स होते हैं, है ना। तो इस तरह से माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर्स होता है, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है इसका स्ट्रक्चर और इसका वर्क भी, है ना। माइटोकॉन्ड्रिया की अगर बात करें तो ये ऑक्सीडेशन में मदद करता है। बात करें तो ये स्पर्म के मिडिल पीस पे पाया जाता है, जिसकी वजह से स्पर्म गति करता है ना। तो इसीलिए ये एनर्जी का गृह माना जाता है, इसीलिए ऊर्जा गृह कहा जाता है इसे। द पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है ना। क्या कहा जाता है? पावर हाउस ऑफ द सेल। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आए होंगे। सो थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप कमेंट्स करिए, वीडियो को लाइक करिए,
और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।